मित्रों, आज हम बात करेंगे नागवंश के बारे में। नागवंशी कौन है, इनकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इनके गोत्र क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो इस वंश के बारे में हमें बहुत ही भ्रांतियां देखने को मिलेंगी। नाग राजा और नाग कन्या के बारे में आपने भी बहुत सी भ्रांतियां सुनी और पढ़ी होंगी। मैं नाग वंश के बारे में बहुत पहले ही वीडियो बनाना चाह रहा था, और ऐसी भ्रांतियां देखने को मिल रही थी जिसे मेरा दिल और दिमाग स्वीकार नहीं कर पा रहा था। भला एक नागिन आदमी को कैसे जन्म दे सकती है? नागिन भी कन्या हो सकती है क्या? बिल में रहने वाला नाग राजगद्दी पर कैसे बैठ सकता है? बहुत ही गहन जांच परख के बाद मैंने ये वीडियो आपके समक्ष पेश किया है। कृपया अंत तक बने रहे। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूं। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। नागवंशी ऋषि वंशी राजपूत है। इनके गोत्र 4 हैं: कश्यप, वत्स, सारनेतव और भारद्वाज। इनका वेद सामवेद, शाखा कौथुंबी, गोभिल गृहसूत्र, शस्त्र तलवार और निशान हरे झंडे पर नाग का चिन्ह है। इनकी उत्पत्ति का वर्णन भवभूति की किताब मालती माधव, महाभारत, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण से मिलता है। ऋषि कश्यप की शादी राजकुमारी कद्रु के साथ हुई थी। कद्रु ने ऋषि कश्यप से इच्छा जाहिर की कि मेरे 100 नागपुत्र हों। नाग का अर्थ आप जमीन पर रेंगने वाला नाग कतई मत समझिएगा। संस्कृत अथवा पाली भाषा में नाग का अर्थ हाथी होता है। जैसा कि हर मां चाहती है कि उनका बेटा स्वस्थ, तंदुरुस्त और ताकतवर हो, वही बात कद्रु ने भी ऋषि कश्यप से कहा था कि मेरे जो पुत्र हो वो हाथी के जैसे बलशाली हों। ऋषि कश्यप और कद्रु के 100 पुत्र हुए जो हाथी के जैसे बलशाली थे। हाथी जैसे शक्तिशाली होने के कारण इनके नाम के आगे नाग शब्द लगाया गया या इन्हें नागपुत्र कहा गया। जैसे हम सबके नाम के आगे सिंह, राय या और भी कुछ सरनेम लगाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके नाम के आगे नाग शब्द जुड़ा है। उदाहरण के लिए, जैसे मेरा नाम बबलू सिंह है तो बोला जाएगा बबलू नाग। अब तो आप समझ चुके होंगे। इनके बड़े पुत्र शेष नाग थे, दूसरे का नाम बासुकी नाग तथा तीसरे का नाम तक्षक नाग। ऐसे ही और पुत्रों के भी नाम रखा गया। इन्हीं के जो वंशज हुए वो नागवंशी कहलाए। ये जरूर है कि ये नागों यानी सांपों की पूजा करते थे। इनके ध्वज या सिक्कों पर नागों के चिन्ह बने होते थे, और यही कारण है कि इन्हें लोग नाग समझ बैठे। नागवंश एक बहुत ही प्राचीन तथा बड़ा साम्राज्य है, जिसने भारत के विभिन्न स्थानों सहित भारत के बाहर भी राज्य किया। जैसे कश्मीर में अनंतनाग, राजस्थान में नागौर, मध्य प्रदेश में नागदा, महाराष्ट्र में नागपुर, झारखंड का छोटा नागपुर, नेपाल में जीरादेई, बिहार में पाटलिपुत्र तथा मगध, कर्नाटक राज्य, पाकिस्तान के सिंध पर राज्य किया। यहाँ तक कि नागालैंड राज्य का नाम भी इन्हीं के नाम पर है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में गौतम बुद्ध को भी ओकाको यानी इक्ष्वाकु कुल का बताया गया है, जो कि तक्षक नाग के वंशज थे, यानी नाग वंश के थे। बाद में इक्ष्वाकु ही शाक्य, कोल्ले, मल, लिच्छवी और मौर्य जैसे नाम से जाने गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा के अनुसार कपिल वस्तु के राजा
शाक्य वंश के थे, यानी नागवंशी थे। मौर्य वंश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, के संस्थापक चंद्रगुप्त या कहें मौर्य वंश भी नागवंशी ही था। वकाटक या कश्मीर में करकोटक वंश, ये सभी नागवंशी थे। जिनके नाम के आगे टक जुड़ा है वो सभी नागवंशी हैं। कर्नाटक राज्य का नाम भी टक पर आधारित है, जो वकाटक वंश के कारण ही है। भारत के इतिहास में इस वंश का शासनकाल सन 150 से 400 ईस्वी तक माना जाता है। यह वंश हिंदू साम्राज्य का पुनर्संस्थापक था। इस युग में प्रारंभिक राजा का नाम शेषनाग था। इसकी वंशावली इस प्रकार है: शेषनाग, भोगिन, रामचंद्र, धर्मवर्मा, वंगर, भूतनंदी, शिशुनंदी, यशनंदी, पुरुषदाता, कामदाग, भावदाग, शिवनंदी। इनके प्रथम 9 राजाओं को नवनाग या भार शिव भी कहा जाता था। भार शिवों के कारण ही इनका राज्य प्रारंभिक भरहुर कहलाता था, जो आज का वर्तमान मिर्जापुर और प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। इनकी पहली राजधानी मथुरा रही है। श्री कृष्णा में कालिया नाग को तो आपने देखा ही होगा, जिन्हें श्री कृष्णा ने मथुरा से परास्त कर भगा दिया था। तत्पश्चात इन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा में राजधानी बसाई। फिर इसके बाद पद्मावती, यदि आज देखें तो ग्वालियर का पवाया है। और फिर क्रांतिपुरी, जो आज मुरैना जिला है, को अपनी राजधानी बनाया। एक बात मैं आपको बता दूं कि कालिया नाग मनुष्य ही थे, न कि कोबरा सांप। इस वंश के अन्य राज्य चौमा, श्रुधन, अंबाला के आसपास का क्षेत्र, इंद्रपुर, वर्तमान में इंदौर खेड़ा, जिला बुलंदशहर थी। वाण भट्ट की किताब हर्षचरित के अनुसार गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने इन सभी को परास्त कर इनकी रियासतें अपने साम्राज्य में मिला ली, जिसके कारण इनकी शक्ति कम हो गई। अब इस वंश के क्षत्रिय बिहार के कैमूर और मुजफ्फरपुर, झारखंड के रांची और हजारीबाग जिलों में, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, कश्मीर, दक्षिणी भारत, उत्तर प्रदेश के चंदौली, प्रयागराज और मिर्जापुर जिले में और नेपाल में मुख्य रूप से निवास करते हैं। बिहार के मोहनिया से लेकर उत्तर प्रदेश के चंदौली तक जीटी रोड के दोनों तरफ नागवंशी राजपूतों की अच्छी आबादी है। परमार वंश के मशहूर राजा भोजराज ने अपनी किताब सरस्वती कंठभरण में बताया है कि उनके पिता सिंधु राज की शादी नाग राजा शंखदत्त की पुत्री नाग कन्या शशि प्रभा के साथ हुई थी। यानी राजा भोज की माता शशि प्रभा नागवंशी राजकुमारी थी। कोकल गृहपति खजुराहो अभिलेख के अनुसार राजा कोकल गृहपति ने नाग राजाओं के साथ मिलकर कुषाणों को भारत से खदेड़ बाहर कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब द बुधा एंड हिज धम्मा के अनुसार राजा परीक्षित तक्षक नाग को किसी कार्य से मना कर रहे थे, जिस कारण राजा तक्षक नाग और राजा परीक्षित के बीच 10 बार युद्ध हुए, जिसमें 9 बार परीक्षित की जीत हुई और तक्षक नाग की हार। लेकिन 10वीं बार तक्षक नाग विजयी हुए और राजा परीक्षित की हार हुई। राजा परीक्षित वीर गति को प्राप्त हुए। वो दिन दशहरे का था। इसी कारण बौद्ध धर्म में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। अगर मजाकिया लहजे में बोलूं तो कलयुग की शुरुआत होने में मुख्य भूमिका इन नागों की रही है। राजा तक्षक के पुत्र अश्वसेन थे, जिन्होंने अपने पिता के नाम पर तक्षशिला नामक विश्वविद्यालय का निर्माण किया। तब दुनिया में कहीं शिक्षा के केंद्र नहीं थे। विदेश से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र भारत आया करते थे। नागरी लिपि, जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं, या टाकरी लिपि, ये दोनों लिपि नागवंश से ही संबंधित है।
पाली भाषा, जिसे बौद्ध अपनी भाषा मानते हैं, ये भाषा भी नागवंशियों की ही है। अगर सही मायने में देखें तो नागों का शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। उस समय बौद्ध धर्म की शुरुआत नहीं हुई थी। बौद्ध धर्म की शुरुआत 6ठी शताब्दी में हुई है। अब चूंकि गौतम बुद्ध नागवंशी ही थे, इस कारण नाग राजाओं ने इनका बहुत साथ दिया और खुद भी बौद्ध धर्म अपनाया, जिस कारण बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। पद्मावती और आसपास के क्षेत्रों में 1800 के दशक के बाद बड़ी संख्या में सिक्के मिले हैं। ये सिक्के नागवंश के इतिहास और शासन काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। नागवंश के सिक्के गुप्त साम्राज्य के उदय और पतन के बीच की अवधि में मध्य भारत के विभिन्न स्थानों जैसे पद्मावती, मथुरा और नरवर में पाए गए हैं। ये मुख्य रूप से तांबे के बने होते थे और इनमें कई तरह के प्रतीक जैसे कुबड़ वाला बैल, चक्र, लिंग, घोड़ा, त्रिकोणीय ध्वज, मोर निशान होते थे। इन सिक्कों पर बृहस्पति नाग, देवनाग और गणपति नाग जैसे शासकों के नाम भी मिलते हैं। ये सिक्के गोलाकार लेकिन 3 से 4 कोनों वाले हैं। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।